गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एफोरिज्म 101 एंड 102 के बारे में पढ़ा। उसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एफोरिज्म 99 एंड 100 के बारे में पढ़ा था। बेसिकली एफोरिज्म 99, 100, 101 एंड 102 ये एक्यूट डिजीज के केस टेकिंग के बारे में। इसके आगे जो हम लोग पढ़े थे 91 से शुरू करके 98 तक, वो क्रॉनिक डिजीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज जो एक्यूट डिजीज के केस टेकिंग के बारे में पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज करेंगे और उसके बाद एफोरिज्म 103 पढ़ेंगे। ठीक है, तो एफोरिज्म 99 में हैनीमैन साहब ने बोला है कि एक्यूट डिजीजेज का ट्रीटमेंट आसान होता है, क्योंकि एक्यूट डिजीज में जो भी डिजीज फिनोमेना है वो रिसेंटली हैपेंड हुआ होता है, जस्ट तुरंत कुछ समय पहले हुआ होता है। तो उसके बारे में जो पेशेंट पार्टी है और जो पेशेंट हैं उनको हर चीज़ बढ़िया से याद रहता है। आप लोगों को हमने डिस्कस किया था एग्जाम्पल देके पेनल्टीमेट क्लास में इसके बारे में कि कैसे मतलब एक्यूट डिजीज़ के फिनोमेना को पेशेंट लोगों को याद रहता है, क्यों याद रहता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये क्लियर है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं एफोरिज्म 100 का। तो एफोरिज्म 100 में फिर वही एक्यूट स्पोरेडिक एंड एपिडेमिक डिजीज का केस टेकिंग कैसे करते हैं उसके बारे में जिक्र किया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि हर हर डिजीज जो है एक नया फिनोमेना है और इसको एक नए तरीके से ही देखें। नए तरीके का मतलब इसको ये मान के चलिए कि ये पहले कभी नहीं हुआ है और इसलिए इसका मेटिकुलसली कंप्लीट एग्जामिनेशन कीजिए। वहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि कितने नंबर एफोरिज्म में लिखा हुआ है कि नेवर सब्स्टिट्यूट कंजेक्चर फॉर एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, तो ये लिखा हुआ है एफोरिज्म 100 में। उसके बाद एफोरिज्म 101 में एक्यूट डिजीज के केस या एपिडेमिक डिजीज के केस टेकिंग के बारे में बात किया गया है कि वहाँ एफोरिज्म 101 में बोला गया है कि कई बार फिजिशियन एक केस में नहीं नोटिस कर पाता है और कई बार फिजिशियन जो है एक या दो केस में ही कंप्लीट पिक्चर ऑफ डिजीज बना लेता है। ठीक है, तो ये एफोरिज्म 101 में है। नेक्स्ट जो एफोरिज्म 102 है, जो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिटेल में देखा था, वहाँ पे बेसिकली जीनस एपिडेमिकस के बारे में जिक्र आया था। और ध्यान देने वाला बात है कि ऑर्गेनोम ऑफ मेडिसिन में जीनस एपिडेमिकस टर्म तो नहीं है, बट जीनस एपिडेमिकस हम लोगों के यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है और उस पर शॉर्ट नोट आता है और वो आपको लिखना होगा। तो जीनस एपिडेमिकस क्या है? तो जीनस एपिडेमिकस किसी भी पार्टिकुलर एपिडेमिक, ध्यान दीजिए, पार्टिकुलर एपिडेमिक जो कोविड-19 ये चल रहा है, तो वो अगर जीनस एपिडेमिकस आप दे रहे हैं तो ये कोविड-19 के लिए दीजिएगा, ना कि इन्फ्लुएंजा के लिए दीजिएगा। ठीक है, तो किसी भी पार्टिकुलर एपिडेमिक के लिए होम्योपैथिकली सिलेक्टेड एंड इंडिकेटेड जो मेडिसिन होता है, जो कि उसके लिए क्यूरेटिव भी हो और प्रिवेंटिव भी हो, उसको जीनस एपिडेमिकस कहते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जीनस एपिडेमिकस का सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, कैसे हम लोग सिलेक्शन करते हैं। और लास्ट क्लास में हम लोग बोले थे कि हम लोग रिव्यू करेंगे कि CCRS ने जो आर्सेनिक एल्बम जीनस एपिडेमिकस के रूप में कोविड-19 के लिए दिया है, वो हैनीमैनियन कोकोमा में कहाँ जाकर बैठता है। इट बैठ रहा है हैनीमैनियन होम्योपैथी के लाइन में है या उससे हट के, ये चीज़ हम लोग रिव्यू करेंगे। ये बात हम लोग बोले थे। ठीक है, तो अब क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो लास्ट क्लास में बोले थे कि कैसे जीनस एपिडेमिकस फ्रेम किया जाता है, उसको हम लोग प्रूविंग से कैसे मैच किए थे कि ड्रग प्रूविंग में कैसे पिक्चर बनता है, ठीक वैसे ही इसमें बनता है। उसी चीज़ को हम लोग एक जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने बोला था कि कोई भी एक एजेंट है जिसके चलते ये नया एपिडेमिक हो रहा है, एक एजेंट है जिसके चलते ये नया एपिडेमिक हो रहा है। तो ये एजेंट से जो एपिडेमिक होगा तो वो बहुत सारे लोगों को होगा, ठीक है, मान लीजिए 10, 20, 50, 100, 1000, लाख लोगों को होगा। तो ये एजेंट डिफरेंट लोगों में डिफरेंट टाइप का मैनिफेस्टेशन देगा। जैसे कोविड में ही देख रहे हैं, किसी को जस्ट सिंपल नाक जाम होके ये हो जा रहा है,
किसी को सीवियर निमोनिया हो जा रहा है, किसी को जीआई कंप्लेन हो रहा है, किसी को कुछ नहीं हो रहा है। तो ये डिफरेंट एज, डिफरेंट सेक्स, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, डिफरेंट फिनोटाइप के पेशेंट्स में इस एजेंट का डिफरेंट मैनिफेस्टेशन होगा, वो डिफरेंट सिम्टम देगा। वही कोविड किसी को कोई सिम्टम नहीं दे रहा है, सिम्टोमेटिकली ठीक हो जा रहा है। किसी को थोड़ा सा एनोस्मिया हो रहा है, मतलब गंध नहीं पता चल रहा है, खाना का टेस्ट नहीं पता चल रहा है, किसी को डायरिया हो रहा है, किसी को पेन एब्डोमेन हो रहा है, किसी को सीवियर निमोनिया हो रहा है। एजेंट एक है बट डिफरेंट होस्ट में डिफरेंट सिम्टम्स आ रहे हैं। तो जीनस एपिडेमिकस बनाते वक्त, जीनस एपिडेमिकस फ्रेम करते वक्त हमारा ड्यूटी होता है कि क्या करेंगे कि एक चार्ट बनाएंगे और वो चार्ट में डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी का हेडिंग हुआ, जैसे हमारे रिपर्टरी में हेडिंग बना हुआ है, जैसे हमारे केस टेकिंग में हेडिंग बना हुआ है, या जैसे हमारे मटेरिया मेडिका पुल्पिंग मटेरिया मेडिकाज में हेडिंग बना हुआ है। और सिम्टम्स को नोट करना शुरू करेंगे। हम मान के चलेंगे कि ये सारा सिम्टम्स एक पेशेंट का सिम्टम है, तो मान लीजिए माइंड, हेड, वर्टाइगो, लाइक दिस डिफरेंट हेडिंग्स हुए। अब ये इस पेशेंट में, मतलब जो भी पेशेंट है, इनमें जो सिम्टम माइंड में आ रहा है वो सारे सिम्टम को हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। कब तक नोट करेंगे? जब तक कि नया सिम्टम मिलना बंद ना हो जाए। इतना केसेज जिससे कि नया सिम्टम मिलना बंद ना हो जाए। तो ये होम्योपैथिक केस टेकिंग में जो भी सिम्टम्स आएंगे डिफरेंट पार्ट्स के, उनको डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट हेडिंग्स में हम लोग फिलअप करेंगे। कब तक? जब तक कि न्यू सिम्टम्स आने बंद ना हो जाए। ऐसे करके हमारे पास एक बड़ा सा सिम्टम्स का लिस्ट हो जाएगा और उसके बाद कोई नया सिम्टम्स नहीं आएगा। 5, 10, 15 केस, 20 केस अगर हम लोग देख लेंगे तो अब सिम्टम्स आना बंद हो जाएगा। अब ये सिम्टम्स जो हैं, इन सिम्टम्स को हम क्या करेंगे? इन सिम्टम्स को हम लोग मैच करेंगे जो हमारे मटेरिया मेडिका में मेडिसिन है, और उसमें से जो भी मेडिसिन सबसे क्लोज आ रहा है वो मेडिसिन या वो ग्रुप ऑफ मेडिसिन इस एपिडेमिक के लिए क्यूरेटिव एज वेल एज प्रिवेंटिव साबित हुए। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बात उठी CCRH ने या जो डिफरेंट स्टॉलवर्ड्स ने, डिफरेंट लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इस कोविड के दौर में जो डिफरेंट मेडिसिन दिया है उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि सफिशिएंट नंबर ऑफ केसेस देखना है और देख करके और उसमें जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको नोट करना है और उन सिम्टम्स को मैच करना है मटेरिया मेडिका में अवेलेबल मेडिसिन से, चाहे CCRH हो या डिफरेंट अदर स्टॉलवर्ड्स हो। मोस्ट ऑफ मैं किसी का पार्टिकुलर नाम लेने नहीं जा रहा हूँ। किसी ने डायरेक्ट जाके केसेस नहीं देखा। ये लोग क्या किए कि जस्ट इंटरनेट से केसेज उठाए और उन केसेस को ग्रुप करके, उनके सिम्टम्स को ग्रुप करके और एक मेडिसिन निकाल दिया, एक मेडिसिन दे दी। बट हमको पता है कि जो लोग उन केसेज में सिम्टम्स को कलेक्ट कर रहे थे, जो लोग उन केसेज के जिस सोर्स से वो सिम्टम लिए हैं वे होम्योपैथिक फिजिशियंस नहीं थे, और वो लोग मेंटल सिम्टम्स को और डिफरेंट टाइप के जो फाइनर सिम्टम्स जिनको कि हम होम्योपैथी में लेते हैं वो नोट नहीं किए। तो ऑब्वियसली ये जो डिफरेंट सो कॉल्ड जीनस एपिडेमिकस अनाउंस किया गया है, ये हैनीमैन के होम्योपैथी के लाइन में नहीं है। ठीक है, ये हैनीमैनियन होम्योपैथी के लाइन में नहीं है, क्योंकि हैनीमैनियन होम्योपैथी कहती है कि सफिशिएंट नंबर ऑफ केसेस देखिए, उसमें
सिम्टम्स को नोट करिए और उन सिम्टम्स को से जब कंप्लीट पिक्चर ऑफ डिजीज बन जाए तो वहाँ से आप मतलब मैचिंग करिए। तो यहाँ पे कोई केस देखा नहीं, बस इंटरनेट से, डिफरेंट इंटरनेट सोर्सेज से जो पैथोलॉजिकल सिम्टम्स हैं उनको नोट किया गया और उसके बेसिस पे कोई कुछ मेडिसिन बोल दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जज करना है, जाके देखना है कि ऐसा तो किसी ने नहीं किया कि 10 तो ही केस है, 10 केस कोविड का देख के केस टेकिंग करके उसके बाद अगर कोई मेडिसिन आ रहा है तो ऐसे करके शायद ही कोई किया है। अगर ऐसे करके किया जाता तो ये ज़्यादा बेटर। एनीवे, दिस इज ऑल अबाउट जीनस एपिडेमिकस। एफोरिज्म 101 and 100 and 102 ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे एफोरिज्म 103। बेसिकली एफोरिज्म 103 जो है, एफोरिज्म 103 जो है अगेन माइजमेटिक डिजीजेज के बारे में बात करता है। और एफोरिज्म 103 में जो है हम लोग 103 में एफोरिज्म 103 में हम लोग देखते हैं कि हैनिमैन साहब ने कहा है कि सोरा मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड। सोरा मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड। क्यों? क्योंकि जस्ट हम लोग एफोरिज्म 103 का रीडिंग दे रहे हैं। इन द सेम मैनर एज here been taught relative to the epidemic diseases which are generally of an acute character, the miasmatic chronic maladies which I have shown always remain the same in their essential nature, underline कर लीजिएगा, especially SORA must be investigated as to the whole sphere of the symptoms in a much more minute manner than has ever been done before. For in them also one patient only exhibit a portion of their symptoms, a second, third and so on present some other symptoms which also are but deserve as it were portion of totality of symptoms which constitute the entire extent of this malady, so that the whole array of symptoms belonging to such miasmatic chronic disease and especially to the SORA can only be ascertained from the observations of very many single patients affected with such a chronic disease, and without complete survey and collective picture of these symptoms, the medicines capable of curing whole malady homeopathically, to wit the antisorics, cannot be discovered, and these medicines are at the same time the true remedies of the several patients suffering from chronic affections. So एफोरिज्म 103 में सोरा को इन्वेस्टिगेट करना है, इसके बारे में हैनिमैन साहब ने बोला है कि क्रॉनिक डिजीज के पेशेंट्स जो आए हैं, जैसे हम लोग ने क्या देखा, एक्यूट डिजीज में एक्यूट एपिडेमिक डिजीज में एक पेशेंट में सारा सिम्टम नहीं आ रहा है। ये सिम्टम वेरी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एज, सेक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, जेनेटिक्स, फिनोटाइप, दिस दैट जो भी है उसके अकॉर्डिंगली सिम्टम्स वेरी कर रहे हैं। सिमिलरली सोरा भी तो एक पॉइजन है, सोरा भी तो एक एजेंट है, एक मायाजन है। ये डिफरेंट एज, डिफरेंट सेक्स, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट काइंड का मैनिफेस्टेशन देगा और उसको इन्वेस्टिगेट करना है, क्योंकि इसके बिना क्रॉनिक डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। सो ये हुआ हम लोगों का एफोरिज्म 103। एफोरिज्म 103 तो आप लोग इसको पढ़िए, देखिए और इसको कोरिलेट कीजिए। इसको कोरिलेट कीजिए कहाँ से?
तो जो क्रॉनिक डिजीजेज आपको पढ़ाया गया है, जो क्रॉनिक डिजीज आपको सर ने पढ़ाया है वहाँ से, क्योंकि ये जस्ट टिप ऑफ आइसबर्ग है, हम जस्ट टच करके जा रहे हैं। ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट जो है ये क्रॉनिक डिजीज में सोरा मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड। इसको कम्प्लीटली समझने के लिए ऑब्वियसली क्रॉनिक डिजीज आपको ढंग से आना चाहिए, क्रॉनिक डिजीज आपको ढंग से पढ़ना चाहिए। उसको पढ़े बिना आप इसको ये नहीं कर सकते। नेक्स्ट एफोरिज्म 104 यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बार जब केस टेकिंग पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, तो हमारा जो मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट था, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, हाँ, वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आगे हमको क्या करना है, तो यहाँ से आगे हम लोगों को हम लोग इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिजीज कर लिए। नेक्स्ट हम लोग इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन, मतलब 105 to 145 ड्रग प्रूविंग पढ़ ली, और उसके बाद एप्लीकेशन पार्ट पढ़ ली। तो आई थिंक आप लोगों के समझ में आया होगा। आप लोग एफोरिज्म 103 एंड 104 का रीडिंग कीजिए, सीरियस रीडिंग कीजिए। कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछिए। थैंक यू।